Get the G's way. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस वे में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी। ये दोस्तों इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 की बात करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके और साइंस की पूरी तैयारी दोस्तों हम लोग करा रहे हैं हमारे चैनल द जीएस वे में। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, कौन सा देश औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका औपचारिक रूप से दोस्तों पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला देश बन गया है। समझौते का मुख्य उद्देश्य दोस्तों इस सदी में वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिकरण के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना और तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इसमें दोस्तों ये समझौता कब हुआ दोस्तों? 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ और 189 देशों ने इसे अपनाया। याद रखिएगा 189 देशों ने अपनाया। अब दोस्तों अमेरिका की बात हुई तो अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति दोस्तों जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बल नहीं है? तो एक बल नहीं है दोस्तों द्रव्यमान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान, जो कि दोस्तों बल नहीं है। पहले दोस्तों हम लोग बल की पहले परिभाषा याद रख लेंगे दोस्तों हम लोग कि किसी निकाय पर लगाने के बाद होने वाली अंतः क्रिया जो निकाय की विश्राम की अवस्था या गति की अवस्था को बदलती है अथवा बदलने की कोशिश करती है तो वह दोस्तों बल कहलाती है। अब दोस्तों द्रव्यमान की बात करेंगे। द्रव्यमान किसी भी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा है, यह कोई बल नहीं है, याद रखिएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उड़ीसा की बात हुई तो उड़ीसा की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं दोस्तों नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं दोस्तों गणेशी लाल। अब दोस्तों अन्य जो राज्य हैं आपके चारों बताए हैं, उन चारों के ही जो 3 हैं और जो आपका उड़ीसा है उनकी बात करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और परीक्षाओं में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तमिलनाडु की बात करेंगे दोस्तों, वहाँ पे गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तथा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों आपके तमिलनाडु में है। केरला की बात कर लेंगे तो अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पम्बदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा था परीक्षा में, याद रखिएगा। उड़ीसा की बात कर लेंगे दोस्तों भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों जिसकी बात पूछी है आपसे सिमलीपाल राष्ट्रीय, ये आपका उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे दोस्तों गुरु घासीदास यानी संजय राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान तथा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, मानव में उत्सर्जन प्रणाली के निस्यंदन इकाइयों का नाम बताइए। तो मानव में उत्सर्जन प्रणाली के निस्यंदन इकाइयों का नाम है दोस्तों नेफ्रॉन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। पहले दोस्तों मानव उत्सर्जन प्रणाली की बात कर लेंगे कि उस यंग की प्रणाली जो शरीर से अपशिष्ट उत्पाद को निकालने के लिए उपयोग की जाती है वह दोस्तों मानव उत्सर्जन प्रणाली कहलाती है। और मानव शरीर में उत्पन्न होने वाली प्रमुख अपशिष्ट उत्पाद यूरिया है, जिसके साथ कुछ अन्य विष भी उत्पन्न होते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा नेफ्रॉन, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो निर्देशक नियुक्त किया गया है यूनिसेफ का नया कैथरीन रसेल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अब यूनिसेफ की दोस्तों फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। तो चाहे ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी, उसमें डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि मान लीजिए जैसे यूनिसेफ का ही उदाहरण ले लीजिए कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, ये होता है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना 1946 में हुई। कब हुई? 1946 में। और कहाँ हुई दोस्तों? न्यूयॉर्क में हुई, याद रखिएगा। नेक्स्ट
छठा प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिया था। किसी क्षेत्र में दिया था? फिल्म। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दोस्तों आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाला सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है तथा फिल्म समारोह निर्देशालय की वेबसाइट के अनुसार इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये स्थापना हुई दोस्तों 1969 में। कब हुई? 1969 में, याद रखिएगा। सरकार द्वारा की गई थी। इसमें दोस्तों एक स्वर्ण कमल तथा 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र तथा एक रेशम रोल और एक साल शामिल है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें 1969 में इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता की बात कर लें तो कौन सी दोस्तों? देविका रानी रोरिक थी। कौन सी दोस्तों? देविका रानी रोरिक थी। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, ई रूपी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ई रूपी दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम संगठन द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश में दोस्तों डिजिटल मुद्रा रखने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए पीएम मोदी एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली ई रूपी लॉन्च करा है दोस्तों इन्होंने, तथा मन जिसे परिवार राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई वित्तीय सेवा विभाग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया गया है। अब दोस्तों ई रुपये की बात कर लें दोस्तों, ई रुपये एक कैशलेस और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान माध्यम है जिसे एसएमएस, स्ट्रिंग या फिर क्यूआर कोड के रूप में लाभार्थियों के मोबाइल फ़ोन पर पहुंचाया जाएगा। अब ई रुपये का महत्व की बात कर लेंगे दोस्तों। ई रुपये अभी भी दोस्तों मौजूदा भारतीय रुपये द्वारा अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में समर्थित है और इसके उद्देश्य की विशिष्टता इसे एक आभासी मुद्रा से अलग बनाती है। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, समूह 17 के तत्वों का सामान्य नाम है? तो समूह 17 के तत्वों का सामान्य नाम है दोस्तों हैलोजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैलोजन। दोस्तों एक आवर्त सारणी की बात करें तो उनके परमाणु क्रमांक और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था, और यह क्रमशः 18 समूह, कितने समूह दोस्तों? 18 समूह, याद रखिएगा। 18 समूह और 7 आवर्तों में, 18 समूह और 7 आवर्तों में लंबवत और क्षैतिज रूप में से चल रहा है। याद रखिएगा 18 में दोस्तों आपका हो जाएगा लंबवत और 7 आवर्तों में क्षैतिज रूप से चल रहा है। आवर्त सारणी दोस्तों धातु, अधातु और उपधातु का असतत संयोजन होता है। अब इसमें दोस्तों बात हुई आपका समूह 17 के तत्वों का सामान्य नाम हैलोजन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों राज्य की बात हुई तो हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई, तो ये दोस्तों है उत्तर प्रदेश। कहाँ का दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। ये दोस्तों कहाँ पे है? तो ये दोस्तों बिजनौर जिले से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दोस्तों 47वां रामसर साइट है। याद रखिएगा। कितने दोस्तों आपसे पूछ सकता है कितने रामसर साइट है? दोस्तों 47 हैं। ये 47वां है हैदरपुर आर्द्रभूमि, याद रखिए। अब उत्तर प्रदेश की बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं दोस्तों आनंदीबेन पटेल। और जितना भी हो सके दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रश्न ज़्यादा पढ़ लीजिएगा क्योंकि खासा प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे, अधिकतर प्रश्न। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शनि। क्या हो जाएगा? शनि ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, याद रखिएगा। खगोलविदों की एक टीम ने दोस्तों वृत्ताकार ग्रह शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज की है और इस खोज ने इसके कुल 82 उपग्रहों को लाया। कितने दोस्तों आप हो जाएंगे? इसमें टोटल है 82 उपग्रह है दोस्तों शनि में, और जबकि इसके विपरीत बृहस्पति के दोस्तों 79 हैं। कितने हैं? 79, याद रखिएगा। मतलब पहले नंबर पे आ गया शनि और दूसरे नंबर पे दोस्तों बृहस्पति। ऑप्शन सी जो है आपका, बृहस्पति दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तथा मंगल की बात करें दोस्तों, मंगल इसमें इसके दो ग्रह हैं। कौन कौन से दोस्तों? फोबोस और डिमोस। और शुक्र का दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न पूछे था शुक्र के कितने ग्रह होते हैं? तो शुक्र के दोस्तों कोई उपग्रह नहीं, उपग्रह होते हैं। शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओजोन के लिए सही है?
तो ओजोन के लिए सही है दोस्तों, ओजोन एक घातक जहर है। क्या हो जाएगा? ओजोन एक घातक जहर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन दोस्तों ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी एक गैस है जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और जमीनी स्तर दोनों में होती है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध दोस्तों शहनाई से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शहनाई हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वादक थे और उन्हें दोस्तों 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और जो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और रविशंकर के बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे शास्त्रीय संगीतकार बने। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं वह दोस्तों एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। तथा एक हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें पूर्ण रूप से हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। अब दोस्तों एल्कीन की बात हुई तो दोस्तों ये एल्कीन ये न्यूनतम एक कार्बन से कार्बन द्विबंध के साथ हाइड्रोकार्बन असंतृप्त यौगिकों का एक वर्ग है तथा इसका सामान्य सूत्र याद रखिएगा एल्कीन का CnH2n। CnH2n हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा जो कि दोस्तों हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक नया सुशासन दिवस वेब और स्मार्टफोन ऐप ई संपदा लॉन्च किया। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान है? तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान है दोस्तों 63 म्यू। क्या हो जाएगा? ए म्यू 63 म्यू हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये आपको 63 का हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 की बात हुई है। इसमें दोस्तों एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इसमें 1 म्यू हो जाएगा और एक नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14 में हो जाएगा और एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 में हो जाएगा। जब इनको आप कुल द्रव्यमान में करेंगे तो इनका दोस्तों उस बन जाएगा जा करके आपका 63 म्यू, क्योंकि आपका इसमें 3 भी है दोस्तों। जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, वेदांथल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वेदांथल पक्षी अभ्यारण्य जो कि दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य में है। वेदांकल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। वेदांकल दोस्तों प्रवासी पक्षियों का घर है, जैसे पिंटेल, गर्गोनी, ग्रे वेंगटल, ब्लू विंग टील और कॉमन सैंड पाइपर। तथा वेदांकल देश का सबसे पुराना जल पक्षी अभ्यारण्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो दोस्तों ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी दोस्तों नीलिमा घोष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों ये इसमें आपका नीलिमा घोष हो जाएगा। दोस्तों अन्य भी जैसे आपके बहुत से हैं उनकी बात कर लेंगे। जैसे आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट की बात कर लेंगे, हो जाएंगी स्टेफी डिसूजा। तथा महिला टेस्ट क्रिकेट में पहला सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दोस्तों मिताली राज। और मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया। ओलंपिक एथलीट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पीटी उषा जो कि 1984 में। और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन। तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला देविका रानी। ऐसे ही दोस्तों बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं आपके बनते हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती हैं क्योंकि वह होती हैं। तो मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती है क्योंकि वह ध्वन्यात्मक हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक हो जाएगा आपका, होती हैं। ध्वन्यात्मक एक ऐसा पदार्थ है जो ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम है और धातुएं आमतौर पर ध्वनिहीन होती हैं और वह किसी चीज़ से टकराने या फिर हिट होने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, टेरिडोफाइट की अभिलाक्षणिक विशेषता है?
तो टेरिडोफाइट की अभिलक्षणिक विशेषता है दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, चाहे फलों की अनुपस्थिति हो, चाहे पुष्पों की अनुपस्थिति हो, या फिर एक संवहनी प्रणाली की उपस्थिति हो, यह आपका टेरिफाइडो की अभिलक्षणिक विशेषता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो इंडियन प्रीमियर लीग में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली, जो कि दोस्तों इस साल इन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। और भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान, याद रखिएगा, भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली, इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग जो कि IPL बोलते हैं, IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। और दोस्तों रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा दोस्तों वनडे और भारतीय क्रिकेट टीम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, उसके वनडे और T20 के कप्तान बनाए गए हैं। और क्रिस गेल दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, और MS धोनी दोस्तों जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। और रोहित शर्मा आपके मुंबई इंडियंस के भी कप्तान हैं, याद रखिएगा। इनकी कप्तानी में दोस्तों 5 बार IPL की ट्रॉफी जीती है, और 4 बार दोस्तों MS धोनी यानी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी में IPL ट्रॉफी जीती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, दिसंबर 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो दिसंबर 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर है दोस्तों एंजेला मार्केल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें आप अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह और HCL एंटरप्राइज की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा का नाम फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिला सूची में रखा गया है। और इस सूची में दोस्तों जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने लगातार 10वें वर्ष टॉप किया है, याद रखिएगा, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने लगातार 10वें वर्ष टॉप किया है। और सीतारमण दोस्तों सूची में 41वें स्थान पर है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, 2000 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में 100 जूल गतिज ऊर्जा है। वस्तु को किसकी गति में से गतिमान होना चाहिए? कौन सी गति से गतिमान होना चाहिए? तो इसका दोस्तों पहले हम लोग उसकी गतिज ऊर्जा की बात कर लेंगे। तो गतिज ऊर्जा दोस्तों किसी निकाय में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे दोस्तों गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको एक सूत्र बताना चाहता हूँ दोस्तों, KE बराबर, याद रखिएगा, KE बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा सूत्र। अब इसमें आपका KE दोस्तों इसको दोस्तों गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं, और M की जिसमें आपका M लिखा है ये दोस्तों द्रव्यमान हो जाएगा, और V जहाँ लिखा है ये दोस्तों वेग हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो दोस्तों इसमें वस्तु का द्रव्यमान लिखा है M बराबर 2000 ग्राम। तो इसको दोस्तों जब 2000 ग्राम है इसको किलो में चेंज करें दोस्तों, ये हो जाएगा 2 किलो, क्या हो जाएगा, 2 किलोग्राम। तथा और गतिज ऊर्जा दोस्तों KE बराबर हो जाएगा 100 जूल, क्या हो जाएगा, 100 जूल। जब इसको जब उस तरफ लेके आएंगे दोस्तों, आपका इसमें निकाय की गतिज ऊर्जा लगाएंगे तो 100 बराबर जब करेंगे तो आप ये आ जाएगा आपका कट कुटा के दोस्तों आपका आ जाएगा 10 मीटर, क्या आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जब आप हल करेंगे दोस्तों यही आंसर बनेगा आपके। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, 1 जनवरी 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है BK त्रिपाठी को। किसको दोस्तों? BK त्रिपाठी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, सबसे प्रमुख C लेवल कार्यकारी पुरस्कारों ने किसे वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 का ताज पहनाया है? तो ये दोस्तों पहनाया है किशोर कुमार येदाम। क्या दोस्तों? किशोर कुमार येदाम को सबसे प्रमुख C लेवल कार्यकारी पुरस्कारों ने वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 का ताज पहनाया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों किशोर कुमार येदाम जो कि दोस्तों FSS के CEO और MD हैं। नेक्स्ट
25वां प्रश्न, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वानी परियोजना शुरू की गई है? तो ये दोस्तों शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ रेड्डी ने 10 अक्टूबर 2020 को कुर्नूल जिले के उयालवाड़ा गांव में पहली प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वानी परियोजना का शुभारंभ किया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब पीएम वानी के बारे में जानकारी दोस्तों, ये सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस जिसे पीएम वानी के नाम से भी जाना जाता है की सिफारिश पहली बार 2017 में दोस्तों भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने की थी, TRAI ने की थी, और इस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2020 में इसकी मंजूरी दी थी। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश CJ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये आपकी बात हुई इसमें, तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों उत्तर किसकी? छत्तीसगढ़ की बात हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, तथा लोकसभा सीटें यहाँ पे 11 हैं और राज्यसभा सीटें दोस्तों 5 हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, 283 जो लिखा है आपका परिक्रम 283 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला एक तत्व आवर्त सारणी में कौन से समूह के अंतर्गत आता है? तो 283 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला एक तत्व आवर्त सारणी में समूह 13 के अंतर्गत आता है। किसके? समूह 13। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समूह 13 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला प्रथम शासक था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लिच्छवी वंश की पुत्री से विवाह करने के बाद उसने अपने राज्य को सुदृढ़ किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम इलाहाबाद, अवध और दक्षिण बिहार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम था। तथा दोस्तों श्रीगुप्त की बात हुई, दोस्तों श्रीगुप्त वंश गुप्त वंश का संस्थापक था। किसका संस्थापक? गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, बल द्वारा एक घर्षण रहित सतह पर डस्टर को 0.25 मीटर तक धकेलने के लिए किया गया कार्य 12.5 जूल है। 12.5 जूल है। तो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आप सूत्र लगा सकते हैं, इसमें आपको बता जाऊंगा दोस्तों। W बराबर F/S। क्या लगा सकते हैं आप? W बराबर F/S भी कर सकते हैं, इसको F गुणते S ये कर सकते हैं आपका। जहाँ पर दोस्तों जहाँ पर आपका वस्तु पर लागू किया गया बल आपका F हो जाएगा, तथा वस्तु का विस्थापन आपका गिना ही नहीं जाएगा, इसमें ये आपका कार्य में आ जाएगा, और S आपका हो जाएगा वस्तु द्वारा तय की दूरी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? तो जब इसको आप गुणा करेंगे दोस्तों, इसका आप W बराबर जब आप ये लिखेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका, इसको कर देंगे आप 12.5 बटे 0.25। जब इसका आप ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 50 न्यूटन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 न्यूटन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप सूत्र लगाएंगे दोस्तों, आपको जब W बराबर F गुणते S रखेंगे तो जब आप इसको देख लेंगे तो खुद ही आप कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वो किसके नाम पर की गई है दोस्तों? किसके लिए की गई है? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा कि दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, याद रखिएगा, सबसे ऊंची प्रतिमा है भारत में। तथा ये नर्मदा नदी केवड़िया कॉलोनी गुजरात में स्थित है। इसे भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया था किसके द्वारा ये मूर्ति मूर्तिकार डिजाइन किया गया, तो दोस्तों रामवी सुतार द्वारा। तथा ये लार्सन एंड टूब्रो द्वारा निर्मित है। कंपनी बोल सकता है आपको, लार्सन एंड टूब्रो याद रखिएगा। और ये प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों, चाहे SSC या फिर रेलवे की ही किसी परीक्षा में पूछा गया है। ये साधु बेट नामक नदी द्वीप पर निर्मित है, और ये 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें दोस्तों अक्सर सरदार कहा जाता था। उन्हें दोस्तों भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है। याद रखिए, ये भी प्रश्न आपके बनता है डायरेक्ट। भारतीय बिस्मार्क भी किसे कहा जाता है दोस्तों? सरदार भाई वल्लभ पटेल को कहा जाता था। उन्होंने दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में सेवा दी और उन्हें 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब बात कर लेंगे एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता हैं और वह 1893 में कानून का अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। उन्हें 1924 में बेलगांव अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों एक ही बार ये बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 बेलगांव में। विनोबा भावे की बात करेंगे दोस्तों, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे, जिन्हें अक्सर आचार्य कहा जाता है और भूदान आंदोलन के संस्थापक है विनोबा भावे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करें दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर की दोस्तों, ये भारतीय संविधान के निर्माता हैं और स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री हैं तथा 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शरीर। क्या हो जाएगा? आपका शरीर दोस्तों सबसे अधिक जड़त्व सबसे अधिक है आपके शरीर में, मतलब अपने शरीर में। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी खदान कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे गहरी खदान स्थित है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कहाँ स्थित दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। विश्व की सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में है। ये करीब दोस्तों 4 किलोमीटर गहरा है और खदान का नाम दोस्तों ताऊ टोना खदान या फिर पश्चिम द्वीप संख्या बर 3 दस्ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? तो अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, यदि 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 1000 न्यूटन का बल लागू होने पर दाब की गणना करें। तो दाब की गणना का दोस्तों ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 200। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कैसे होगा दोस्तों? पर इसके मैं आपको दाब की परिभाषा समझ लीजिए दोस्तों, ये प्रतिबल क्षेत्र के समान बल का घटक है दाब। इसकी बीमा जरूर याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगी बीमा इसकी? ml। क्या हो जाए इसकी बीमा में बीमा की बात करूँ, बीमा डायरेक्ट पर पूछ लिया जाता है ml-1 t-2। क्या हो जाएगा? ml-t-2 हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी। और ये दोस्तों दाब एक अदिश राशि जो कि बल सदिश मात्रा में, और दाब की एसआई इकाई दोस्तों न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर है। इसे दोस्तों पास्कल पीए का नाम दिया गया। क्या दिया गया? तो ये आपका 200 पास्कल हो जाएगा। अब इसमें सूत्र बता दूं मैं, सूत्र क्या होगा दोस्तों? दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। ये आपका हो जाएगा, जिसमें आपका बल जो आपका लिखा है जैसे 1000 है लिखा है, ये आपका हो जाएगा F, ये आपका 1000 है। तो और इसमें आपका क्षेत्रफल जो आपका ए है ये हो जाएगा 5। कितना है दोस्तों? 5 A। अब आपको सूत्र याद रखिए दोस्तों, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। जब इसको आप बट्टे में करेंगे आपका ये ऐसे करके मान लीजिए, तो ये आपका ऐसे ही हो जाएगा 200 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? 200। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, एक कुली प्लेटफॉर्म के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने सिर पर सामान ले जाता है तो जो लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, सामान पर कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य है क्योंकि। दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्योंकि, इसमें आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका सामान का वजन तय की गई दूरी के लंबवत है। क्या हो जाएगा? सामान के वजन का तय की गई दूरी के लंबवत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, दोस्तों ये मत सोचिएगा मैं आपको ऐसे ही प्रश्न करा रहा हूँ। अगर आपने परीक्षा दी होगी 2018-17 जो भी पेपर हुए हैं कभी, एक बार ग्रुप डी की पेपर या फिर एनटीपीसी को उठा कर देख लेंगे तो आपको यही प्रश्न मिलेंगे। खास तौर पर दोस्तों आपका ग्रुप डी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग दोस्तों वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में किया जाता है। आपने देखा होगा गाड़ी के शीशे लगे होते हैं, उसको पीछे देखने में दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग कारों के लिए किया जाता है क्योंकि वह एक सीधी छवि देते हैं और व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं क्योंकि वह बाहर की ओर से घुमावदार होते हैं। और उत्तल दर्पण दोस्तों एक अपसारी लेंस है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण देखो एक अपसारी लेंस है।
तथा ये उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी, सीधी और संकोचित होती है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक का नाम बताइए। तो हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक का नाम है दोस्तों पेशी ऊतक। क्या हो जाएगा? पेशी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऊतक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह है तथा प्राणी ऊतक, उपकला, संयोजी मांसपेशियों और तंत्रिका ऊतक हो सकते हैं। अब पेशी ऊतकों की बात हुई दोस्तों, पेशी ऊतकों में लंबी कोशिकाएं होती है जिन्हें पेशी तंतु भी कहा जाता है और ये ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, यदि एक सीधी रेखा के साथ चलती वस्तु की गति स्थिर है तो उसकी गति को क्या कहा जाता है? तो यदि एक सीधी रेखा के साथ चलती वस्तु की गति स्थिर है तो उसकी गति को दोस्तों एक समान कहा जाता है। क्या कहता है? एक समान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक समान गति की पहले बात करेंगे, वह गति जिसमें कोई पिंड अचल गति के साथ चल रहा होता है तो इसे दोस्तों एक समान गति मोशन कहलाते हैं। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों सुशासन दिवस मनाया गया है 25 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों ये? तो 25 दिसंबर को हर साल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? 2014 से मनाया जा रहा है। अब दोस्तों 25 दिसंबर की बात हो तो दोस्तों 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती होती है हर साल और यह इनकी 160वीं जयंती है तथा इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने की दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की टीम ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है? तो यह जीती है दोस्तों बांग्लादेश ने। किसने दोस्तों? बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और किसको हरा के जीती थी दोस्तों? ये भारत को हरा करके अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है बांग्लादेश ने। अब दोस्तों बांग्लादेश की बात हो तो बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है। और दोस्तों बांग्लादेश में दोस्तों संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ। याद रखिए संप्रति अभ्यास जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, कहाँ हुआ दोस्तों? संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ। अब मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश में तथा भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है और जोग जोग नाम की का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है बांग्लादेश ने। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं आप हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। रोज़ नया नया कंटेंट आप सभी के लिए अवेलेबल करा रहे हैं। बस आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा ज़्यादा चैनल को शेयर करें और ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।